नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है। आज हम लोग करने जा रहे हैं तरंग एवं ध्वनि का थ्योरी। हाँ, ध्यान रखिएगा, थ्योरी करेंगे क्योंकि इससे पहले जो वीडियो हमारा आ चुका है उसमें हम ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं करे हुए हैं। जितने भी PYQ जो मॉडल क्वेश्चन है सारे कर लिए। आज हमें करने हैं इसके जो भी इसके सॉल्यूशन इस बुक में दिए गए हैं उसे अच्छे से समझने हैं ताकि हमारा एग्ज़ाम में बेहतरीन प्रदर्शन हो सके। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ना, थोड़ा मैं जूम कर दूँ और बस इतना काफ़ी है। सबसे पहला पॉइंट, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र गमन ठोसों में होता है। पहला पॉइंट आपको एकदम याद रखिए, इस तरीका के है। पूछा जाता है कि ध्वनि तरंग सबसे अच्छा कहाँ चल सकता है, तो आपका जवाब होगा सबसे अच्छा चलेगा ठोस में। पॉइंट यहाँ कहा जा रहा है ध्वनि एक स्थानीय विक्षोभ है। क्या है? स्थानीय विक्षोभ है जिसका प्रसार कणों के बीच टकराव से होता है। कणों के बीच टकराव से होता है। हर लाइन में एक क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसलिए और मैं जूम कर दे रहा हूँ। रुक जाइए, थोड़ा सा और कर दे रहा हूँ जूम। हाँ, कुछ भी आपका एक लाइन भी मिस ना हो, ध्यान रखिएगा। यह ध्वनि विक्षोभ एक अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में फैलता है। अंडरस्टैंड? यह जो ध्वनि है विक्षोभ, यह ध्वनि विक्षोभ एक अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में फैलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह है, अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट है कि इसमें एक अणु अगले अणु से टकराता है, अच्छी बात है। फिर वह अणु अगले से टकराता है जिससे यह तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में माध्यम में गमन करती है। बात समझ में आया? ये ऐसे जाती है, देखिए यहाँ पे देखिएगा, ऐसे आगे बढ़ी फिर पीछे आई, फिर आगे बढ़ी फिर पीछे आई। जो अपन ये जो कण है अपने ही जगह पर आगे पीछे करी और ध्वनि को आगे दे दी। अगला कण जो है अपने ही जगह पर है, आगे पीछे करके आगे बढ़ाते रहता है। बात समझ में आया? इसी को अनुदैर्घ्य। धड़कन हमारा कैसे चलता है? सीना में हमारा जो धड़कन है आगे पीछे चलता है ना, बस इसी से याद रखिए। अनुदैर्घ्य, धैर्य से धड़कन। हर लाइन में एक एक क्वेश्चन था, 4-5 क्वेश्चन समझिए आपने कर लिया। ये सब चीज़ समझना है, हल्के में ना लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि ठोस पदार्थों में अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। क्या होती है? ठोस पदार्थ में अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, अर्थात तरल पदार्थ और गैसों की तुलना में ठोस अधिक घने होते हैं। क्या है? तरल पदार्थ और गैसों की तुलना में ठोस अधिक घने होते हैं क्योंकि वे इतने करीब है कि बहुत तेज़ी से टकरा सकते हैं। अर्थात ठोस के एक अणु को उसके निकट के अणु में संघट्ट में कम समय लगता है। मतलब जैसे गैस में है तो एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ जाके टकराने में समय लगेगा। लेकिन लिक्विड होगा तो यहाँ से यहीं होगा तो और जल्दी हो जाएगा। ठोस में एकदम सट के रहता है, तो आपसे में टकराएगा तो तेज़ी से गमन करती है, यानी सबसे तेज़ी से ठोस में गमन करती है, जिससे ध्वनि तरंग इस माध्यम में तीव्र गमन कर लेती है ठोस में। अंडरस्टैंड? तो यस सर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका कि यदि कोई ध्वनि तरंग हवा में बाईं से दाईं ओर चल रही है तो ध्वनि तरंग की ऊर्जा गुजरने पर सामान्य रूप से इन वायु के कण दाईं और बाईं ओर विस्थापित हो जाएंगे। कण की गतिज ऊर्जा, मतलब गति ऊर्जा परिवहन की दिशा के समानांतर और प्रति समानांतर होती है। यहाँ ध्वनि तरंग माध्यम के कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाती है, बल्कि केवल कंपन या विक्षोभ ही स्थानांतरित होती है। यानी विक्षोभ या कंपन कह सकते, वही आगे पीछे होता है। मैं अभी करके बताया कण के बारे में। कुछ यहाँ जरूरी बातें जानिए। ये जो है ध्वनि की चाल देखिए, एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड है, निकल में 6040 मीटर प्रति सेकेंड है, इस्पात में 5960 है, लोहा में 5950 है, पीतल में जितना घना उतना तेज 4700 है, कांच में 3980 है, समुद्र का पानी में 1531 है, आसूत जल शुद्ध जल में 1498, इथेनॉल में है 1207, मेथेनॉल में है 1103। ये सब ध्वनि की चाल दिया गया है। कह रहा है किसी दिए गए माध्यम में ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति कम हो जाती है। क्या है? ठोस से जैसी गैस में जाएगा तो ध्वनि की गति कम हो जाएगी। किसी भी माध्यम में यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाएंगे ध्वनि की चाल अपने आप बढ़ जाएगी। ये सब बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्वनि की इकाई डेसिबल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। डेसिबल ध्वनि माप की सहायक इकाई बेल का 10वां भाग है। क्या है? सहायक इकाई जो है बेल का 10वां भाग है। बात समझ में आया? जिसका नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर रखा गया है। आगे कहता है ध्वनि की तीव्रता को प्रति इकाई क्षेत्र की ध्वनि शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या? प्रति इकाई क्षेत्र की ध्वनि की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तकनीकी रूप से ध्वनि की तीव्रता की इकाई वाट प्रति वर्ग मीटर है। क्या है?
तकनीकी रूप से ध्वनि की तीव्रता की इकाई वाट प्रति वर्ग मीटर है, लेकिन इसे डेसिबल के रूप में संदर्भित करना अधिक आम है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जरा, ध्वनि तीव्रता स्तर डेसिबल 0 है, तीव्रता क्या है 1 × 10⁻⁻12 यानी 1000 हर्ट्ज पर सुनने की सीमा है। 10 है डेसिबल यानी 1 × 10⁻11 है, पत्तों की सरसराहट की आवाज़ है। 20 डेसिबल कहता है 1 × 10⁻10 1 मीटर की दूरी पर फुसफुसाहट सुन सकते हैं। 30 डेसिबल की बात करें 1 × 10⁻9 शांत घर में वातावरण है। 40 का है 1 × 10⁻8 औसत ध्वनि युक्त घर है। 50 के बारे में कहता है 1 × 10⁻7 औसत कार्यशील कार्यालय या मधुर संगीत बज रहा है। तो 60 के बारे में कहा जाता है सामान्य बातचीत है। 70 में शोरगुल व कार्यालय व्यस्त यातायात की बात कर रहा है। 80 में तेज रेडियो या कक्षा व्याख्यान है, तेजी में बहुत तेज, सॉरी नहीं दिख रहा था नीचे, हाँ बहुत तेज़ी से चल रहा हो। एक फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तरंगधर लैम्डा बराबर तरंग का वेग बटा में आवृत्ति होता है। नेक्स्ट एक और चीज़ याद रखिए, किसी एकांक क्या है, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को तीव्रता के रूप में हम जानते हैं। स्टार मारिए और याद करिए, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। अच्छा, ध्वनि की तीव्रता आई बराबर होता है इंटेंसिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कहता है ध्वनि की ऊर्जा बटा क्षेत्रफल गुने समय लगता है। बात समझ में आया, यानी कि जूल बटा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर यानी वाट मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर है, ये भी याद रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता का अन्य मात्रक जैसे डेसिबल एवं बेल है, 1 बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। ठीक है, ये सारी बात समझना है। इस लाइन को पढ़िए जरा, सरल आवर्त गति में क्या, कौन सा गति में, सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के, त्वरण जो होता है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती परंतु विपरीत दिशा में होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सरल आवर्त गति करने पर वस्तु के लिए ON, यहाँ देखिए ON यहाँ से यहाँ y है, इस क्षण n का O से विस्थापन तथा a निर्दिष्ट वृत्त की त्रिज्या है। a जो है इसका त्रिज्या के रूप में हम लोग जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक। सरल आवर्ती गति में त्वरण के बारे में कहा जाता है, ये तो न्यूमेरिकल से इसको हटाइए, यहाँ से आइए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से देखिए कि सरल आवर्त गति में त्वरण का मान, ठीक है, पहला कहता है साम्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन और अधिकतम होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि साम्य स्थिति में शून्य होता है। सरल आवर्त गति के बारे में कहा जा रहा है कुछ बातें। पहला है विस्थापन होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी, दूसरा है वेग v बराबर a डब्ल्यू कॉस ओमेगा टी। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा k बराबर, ऐसा फार्मूला दिया गया, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला निकाला गया है सरल आवर्त गति के बारे में। कह रहा है सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। अच्छा, ये तो वो है, जैसे अगर आप ग्राफ को थोड़ा स्टडी करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। t बराबर कह रहा है कि 3t/4 पर बल जो होता है शून्य होता है। 3t/4 इस बिंदु को कहा गया है, यहाँ बल शून्य है। नेक्स्ट है कि 4t/4 त्वरण अधिकतम होता है। यहाँ पे होगा, ये गलत प्रिंट है यहाँ पे, बात समझ में आया। 4t/4 इस जगह को बोलेंगे, 4t/4 हो जाएगा। t/4 कह सकते हैं, 2t/4 कहेंगे, 3t/4 कहेंगे, 4t/4 कहेंगे, 5t/t। मिस प्रिंट है यहाँ पे, बात समझे, ये सब बातें बता रहे हैं। t/4 पर वेग अधिकतम होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आइए, साम्य स्थिति में महत्तम स्थिति में, यहाँ कह रहा है स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, अधिकतम होती है महत्तम स्थिति में। विस्थापन शून्य होता है और महत्तम स्थिति में अधिकतम होता है। वेग जो होता है साम्य स्थिति में अधिकतम होता है। और जो, अच्छा ये समझ रहे हैं, साम्य स्थिति और महत्तम स्थिति, ये है पॉइंट सब साम्य स्थिति का, ये है महत्तम स्थिति। ये जो पॉइंट है इस जगह के नोटिस कर रहा है, बस समझे। तो उसी के आधार पर ये ग्राफ बना कर दिया गया है।
एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें और एक बार आप इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट कर लें और दोनों को आप कंपेयर करके आप समझिए। ऐसे मैं बोल दूंगा आपको ना समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे साफ, यहाँ पे उसी को कहा गया कि 3t/4 पर साम्य स्थिति है, बल शून्य होगा। 4t/4 जिसको मैंने बोला कि मिस प्रिंट है, t लिख दिया था, अधिकतम स्थिति है, त्वरण अधिकतम होगा। t/4 साम्य स्थिति है, वेग अधिकतम होगा। उस ग्राफ से आप निकाल सकते थे, मतलब वो जो डायग्राम से। नेक्स्ट पॉइंट को समझिए कि पृथ्वी की इसके अक्ष से परितः गति, पहला कहता है आवर्ती गति होती है, दूसरा कहता है गति आवर्ती होती है परंतु सरल आवर्त गति नहीं होती है। ध्यान रखना, सरल आवर्त गति नहीं होती है। नेक्स्ट कह रहा है जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को पुनरावृत्ति करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गति आवर्ती कहलाती है। जैसे कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के परितः अपने गति को 24 घंटे में बार बार समय पथ पर दोहराती है। पृथ्वी की इस गति को आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति में विस्थापन को समय के फलन के रूप में लिया जाता है, यानी कि y जो होता है फंक्शन t के बराबर होता है। आगे पढ़िए। सरल आवर्त गति में वस्तु अपने माध्यम स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलनी गति करता है। कह रहा है सरल आवर्त गति में बल के विपरीत विस्थापन उत्पन्न होता है। F जो होता है प्रोपोर्शनल होता है -y के। इन्हीं कारणों से पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः गति सरल आवर्त गति नहीं हो पाती है। क्लियर है, अंडरस्टैंड कर लिए हैं। आगे आइए, नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। यहाँ से करा किसी U आकृति की नलिका, जो नीचे फोटो दिख रहे हैं, किसी U आकृति की नलिका में द्रव स्तंभ की दोलन गति सरल गति होती है जिसका आवर्तकाल द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। पॉइंट कह रहा है कि सरल आवर्त गति निम्न पर निर्भर करता है: आयाम पे, आवर्तकाल पे, आवृत्ति पे, कला पे और कलाकोण पर। एक समान आवर्त गति करते हुए कण के वृत्त के किसी व्यास पर प्रक्षेप की गति सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण की बात करें y = a sin ω t होता है, या WT ही अच्छा लगेगा कहने में। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहा है अनुनाद की दशा में दोलनों के आयाम अधिकतम होता है। अनुनाद की दशा में दोलनों का आयाम क्या होता है, अधिकतम होता है। जब किसी वस्तु का कोई बाह्य आवर्त बल c किसी आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से भिन्न है आरोपित किया जाता है तो वह वस्तु उस आवर्त बल की आवृत्ति में गौर से सुनिएगा प्रणोदित दोलन करने लगती है। इन दोलनों का आयाम प्रायः छोटा होता है। और भी पॉइंट है, इससे समझते हैं। यहाँ से जब वस्तु पर बाह्य आवर्त बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर एवं इसके पूर्ण गुणज होती है तो वस्तु की प्रणोदन दोलनों का आयाम बहुत बड़ा हो जाता है। इस अवस्था में अनुनाद कहा जाता है। अंडरस्टैंड। जब वस्तु पर बाह्य बल आरोपित की जाती है तो वस्तु में उत्पन्न आवृत्ति n एवं वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति n0 हो तो h बराबर n0। इस स्थिति में अनुनाद कहा जाता है। यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ n होगा n। जब इसमें बाह्य आवर्त बल लगाया जाता है तो आयाम अधिकतम हो जाती है। अनुनादी दोलन का आयाम अवमंदन पर निर्भर करता है। अनुनाद के उदाहरण निम्न हैं। अनुनाद के उदाहरण निम्न है। पहला कह रहा है सेना का कदम ताल करते पुल पार करना, बर्तन को जल से भरने में उत्पन्न ध्वनि, रेडियो का मीटर घुमाकर बजाना। रेडियो का कार्य सिद्धांत आधारित है वैद्युत चुंबकीय अनुनाद पर। कहा जा रहा है जब प्रेरण कुंडली द्वारा, इसको मैं पिक्चर भी रख देता हूँ आपके सामने। यहाँ कह रहा है कि जब प्रेरण कुंडली द्वारा LC परिपथ पर अल्प समय के लिए वैद्युत वाहक बल EMF लगाते हैं तो परिपथ में वैद्युत दोलन होने लगता है। इन दोलनों की आवृत्ति धारिता C तथा प्रेरणत्व L के मानों पर निर्भर करता है। F = होता है 1/2π√LC के बराबर। ये पाई लिखा गया है, मिस प्रिंट है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अच्छा, एक और बात कि प्रेरण कुंडली द्वारा LC परिपथ में उत्पन्न दोलनों की आवृत्ति यदि उच्च होता है तो इस दोलन क्रिया में वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए इन दोलनों को वैद्युत चुंबकीय दोलन भी कहा जाता है। याद रहेगा। वैद्युत चुंबकीय दोलन के कारण उत्पन्न आवृत्ति यदि रेडियो स्टेशन से छोड़े गए सिग्नल की आवृत्ति के बराबर हो जाए तो इस घटना को वैद्युत अनुनाद अथवा वैद्युत चुंबकीय अनुनाद कहा जाता है। अनुनादी दोलन का आयाम
अवमंदन पर निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है कि अवमंदन जितना कम होता है अनुनाद उतना ही तीक्ष्ण होती है। अवमंदन से अधिक होने पर अनुनाद सपाट हो जाती है। अवमंदन के अधिक होने पर अनुनाद सपाट हो जाती है। एक झूलते पुल पर होकर गुजरने वाले सैनिकों के दल को आदेश दिया जाता है कि वे कदम तोड़ कर चले। पुल को पार करते समय सैनिकों की टुकड़ी पुल पर कदम मिलाकर नहीं चलते। इसका कारण यह है कि सैनिकों के कदमों की आवृत्ति पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए। आवृत्ति के बराबर होने पर अनुनादी दोलनों के कारण कंपन आयाम बहुत बढ़ जाएगा, जिसके पुल के टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। अनुनाद के कारण ही रेस्तरां में संगीत बजाने पर कभी कभी मेज पर रखे प्लेट प्याले खनखनाने लग जाते हैं, मतलब ऊपर नीचे उठने लग जाते हैं। ये सब हम लोग देखे हैं लाइव में एग्जाम्पल। रोड पर गाड़ी के स्पीड में चलते वक्त तेज खरखर की ध्वनि का सुनाई देना अनुनाद ही का ही कारण है। सरल आवर्त गति करने वाले कण की माध्यम स्थिति पर गतिज ऊर्जा अधिकतम व स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार मार दे रहा हूँ। कर रहा है सरल आवर्त गति कई कर रहा है, जो कण है उसका माध्यमान पर अगर होगा तो स्थितिज ऊर्जा अधिक हो जाएगा, ऊर्जा अधिकतम होगा, और स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगा। मध्यमान स्थितिज पर गतिज ऊर्जा, मध्यमान की स्थिति जब होगा ना तो उस समय गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कम जाएगा, ये कह रहे हैं। सरल आवर्त गति करते हुए कण के द्वारा क्या क्या होता है? विभिन्न घटकों का मान, मुख्य राशियाँ मध्य स्थिति में और महत्तम या अधिकतम स्थिति में। विस्थापन शून्य होता है, अधिकतम होता है। वेग जो होता है महत्तम होता है, शून्य होता है। मध्यम स्थिति में त्वरण शून्य, अधिकतम बल शून्य, अधिकतम। ये डायग्राम आप याद कर लेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझने का कोशिश करिए। सरल लोलक की प्रभावकारी एल ये है। आवर्तकाल वर्ग टी स्क्वायर ये रहा में खींचे गए ग्राफ सरल रेखा होती है, आप देख सकते हैं बीच में। कहा जा रहा है सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर होता है, टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। 2 पाई एल क्या प्रभावी लंबाई या गुरुत्वीय त्वरण। कुछ पॉइंट्स इस पर समझ लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है सरल लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है। पहला है लोलक के द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है, लोलक के द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है। लोलक के आयाम से यह स्वतंत्र रहता है। कौन? आवर्तकाल की बात हो रही है। लेकिन लोलक के कोणीय आयाम 10 डिग्री से 15 डिग्री के बढ़ने पर यह बढ़ने लगेगा। लोलक की लंबाई के बढ़ने पर यह बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर बढ़ जाता है। गुरुत्वीय त्वरण के बढ़ने पर सरल लोलक का आवर्तकाल घटता है। गुरुत्वीय त्वरण को अगर बढ़ाते हैं तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो घटता है। ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ और पॉइंट समझते हैं। पॉइंट बहुत सारे हैं, इसमें टाइम लगेगा लेकिन बहुत काम के हैं, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल ध्रुव से अधिक विषुवत रेखा पर होती है। ये बात याद रखना, ये स्टार मार्क की लाइन को ही याद कर लीजिए कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो ध्रुव से अधिक कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान ध्रुव से कम होता है, ये तो हम जानते हैं, ध्रुव से कम होता है, जिसके कारण ध्रुव पर सरल लोलक का आवर्तकाल कम और विषुवत रेखा पर अधिक हो जाती है। सरल लोलक को पहाड़ पर ले जाने पर जी में कमी के कारण आवृत्ति में वृद्धि होने लगती है। सरल लोलक युक्त लिफ्ट। कह रहा है त्वरण से ऊपर जाने पर आवर्तकाल घटता है, आवृत्ति n बढ़ जाती है। आगे कहता है त्वरण से नीचे जाने पर आवर्तकाल बढ़ता है, आवृत्ति घट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। एक कण की गति का समीकरण x बराबर a cos ब्रैकेट में अल्फा टी के स्क्वायर, उसकी गति दोलनी यानी ऑसिलेटरी है परंतु आवर्ती नहीं है। एक कोसाइन फलन है जिसमें x का मान परिवर्तित होता रहता है -a से +a के बीच, अतः दोलनी ऑक्सीलेटरी गति है। कण के गति का समीकरण यदि x बराबर a cos अल्फा टी का होल स्क्वायर। अब आवर्त गति का पता लगाने के लिए t का मान जो होगा t का मान t के स्थान पर रखने पर। अच्छा, ये तो एक इक्वेशन रेडी कर रहा है, आगे बढ़िए, इसको रहने दीजिए, इक्वेशन काम का नहीं है। यहाँ देखिए, किसी घर्षण रहित, गौर से सुनिए, घर्षण रहित फ्रिक्शन लेस वक्रित प्याला के अंदर जब किसी बॉल बेयरिंग को इसके निम्नतम बिंदु से जरा ऊपर छोड़ा जाता है तो इसकी गति जो होती है सरल आवर्त गति होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आवर्ती गति होती है, दोनों होती है। ये पढ़ लेते हैं। जब प्याला के अंदर गेंद को निम्नलिखित बिंदु के ऊपर से छोड़ा जाता है तो इस प्रकार केवल
प्रत्यानयन गुरुत्वीय बल होता है जो इसे मध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। जैसे ये एक प्याला है, आपने इस जगह पे एक छोटा सा गोली को डाल दिया, ये यहाँ आना चाहेगा बीच में, बात समझे, इसीलिए ये ऐसे 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 करते करते एक समय आएगा कि यहाँ पे स्टॉप होगा, उसी की बात कर रहा है। यहाँ त्वरण विस्थापन, ये छोड़िए, यहाँ से है, कह रहा है कोई पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है, तो सही क्या है, पहला कर रहा है इसके प्रत्येक चक्र की औसत संपूर्ण ऊर्जा अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। नेक्स्ट है इसका वर्ग वर्गमूल वेग इसके अधिकतम वेग का 1/√2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है जब पिंड सरल आवर्त गति में होता है तथा साम्य स्थिति में रहता है तो संपूर्ण ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है 1/√2 mw²a² गतिज ऊर्जा के अधिकतम मान के बराबर होता है, क्योंकि यह स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाता है इस स्थिति में। उसी से रिलेटेड कुछ डायग्राम नीचे दिए गए हैं, आइए नेक्स्ट थ्योरी को समझते हैं। जितनी बातें याद हो जाए उतना ही अच्छा है क्लास में ही। कह रहा है अनुदैर्घ्य तरंग संचलन में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में कम होता है। अनुदैर्घ्य तरंग के संचलन में तरंग संपीड़न एवं विरलन के रूप में गमन करता है। संपीड़न विरलन, ये क्या है, विरलन में दाब बटा अधिकतम न्यूनतम, पता नहीं कैसा डायग्राम दिया है, इसको छोड़िए, पल्ले नहीं पड़ रहा है। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया ना। देखिए पहला करा अनुप्रस्थ के बारे में, मध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गमन करती है, ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे। अनुदैर्घ्य में हो जाता है मध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर गमन करती है, ऐसे ऐसे आगे पीछे। यह श्रृंगों एवं गर्तों के रूप में संचरित होती है, यानी ऐसे श्रृंग, ये गर्त श्रृंग, गर्त श्रृंग, गर्त श्रृंग। यह संपीड़न व विरलन के रूप में संचरित होती है, यानी आगे पीछे तो चल रही है लेकिन कहीं घना होगा, कहीं ऐसे ऐसे होगा, कहीं घना होगा, फिर कहीं ऐसे ऐसे होगा, फिर घना होगा, ऐसे चलेगा। यह ठोस एवं द्रव के ऊपर परत पर गमन करता है, ये ऊपरी परत है, ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पर गमन करती है। और यह ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती है। इसमें दाब व घनत्व नियत रहता है, दाब व घनत्व दोनों नियत रहता है। इसमें दाब व घनत्व परिवर्तित होते रहती है। क्लियर है? तो यस क्लियर है। जब ध्वनि तरंगे किसी गैसीय माध्यम से गमन करती है, जब ध्वनि तरंगे क्या हो रहा है, गैसीय माध्यम से गमन करती है, तो माध्यम के किसी बिंदु पर प्रक्रिया रुद्धोष्म में, यानी जिसको एडियाबेटिक होती है। जब वायु में ध्वनि तरंगे गमन करती है तो माध्यम के किसी बिंदु पर संपीड़न तथा विरलन की दिशा एकांतर क्रम में उत्पन्न होती है, जिसके कारण संपीड़न पर ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है तथा विरलन बिंदु पर ऊष्मा लुप्त होती है। किन्हीं कारणों से तापमान नियत नहीं रहता है। इन्हीं कारण से ध्वनि तरंगों के गैसीय माध्यम से गुजरने पर यह समतापित यानी आइसोथर्मल परिवर्तित नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायु में ध्वनि के गमन में संपीड़न पर ऊष्मा उत्पन्न एवं विरलन में ऊष्मा अवशोषण होने की स्थिति में कुल ऊष्मा इस प्रक्रिया में नियत रहता है, यानी फिक्स्ड रहता है। यह एक रुद्धोष्म यानी एडियाबेटिक प्रक्रिया है। रुद्धोष्म प्रक्रिया में पीवी के पावर में पीवी के पावर में गामा इक्वल टू नियत रहता है, मतलब ये जो गामा है वो नियत रहती है। ध्वनि का वेग सामान्यतः गैस की अपेक्षा ठोसों में अधिक होती है। ये लाइन क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ध्वनि का वेग सामान्यतः गैस की अपेक्षा में ठोस में ज़्यादा होता है, क्योंकि गैसों की तुलना में, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, गैसों की तुलना में ठोसों का घनत्व जो होता है अधिक होता है, और प्रत्यास्था, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, कि प्रत्यास्था भी अधिक होता है। ध्वनि की चाल ठोस में अगर बात करें, विस्तृत ठोस में, ये एक फार्मूला से निकाल सकते हैं, और क्षर में इस तरीका चलता है। कह रहा है कि तरंग गति के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। क्या है कि यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में गमन करती है। जो लिखा गया यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे ये केवल ठोस में गमन करती है, सही बात है। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ तरंगे केवल उन्हीं पदार्थों में उत्पन्न की जा सकती है जिसमें गौर से रिजिडिटी हो, क्योंकि ठोस में दृढ़ होता है, यही कारण है कि अनुप्रस्थ तरंगे ठोस में उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है गैस में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें दृढ़ता नहीं होती है। द्रवों में यह तरंगे केवल उनके पृष्ठ यानी सरफेस में ही उत्पन्न की जाती है, इसके अंदर नहीं हो पाती है। ये सब चीज़ ध्यान रखना है। कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में लंबवत होता है, अनुप्रस्थ के लिए ऐसे ऐसे वाला, लिक्विड में ऊपर होता है। नेक्स्ट पॉइंट को समझिए,
एक ध्वनि तरंग किसी वायु स्तंभ में संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में गुजर रही है। समझ रहे हैं, एक ध्वनि तरंग जो है किसी वायु स्तंभ में संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में गुजर रही है। क्रमिक संपीड़नों एवं विरलनों में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, ऊष्मा कहीं भी स्थानांतरित नहीं होता है। ध्वनि तरंग के संपीड़न एवं विरलन के रूप में माध्यम से गमन करने पर संपीड़नों एवं ऊष्मा उत्पन्न होती है, संपीड़नों पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, विरलनों में ऊष्मा का ग्रहण होता है तथा कुल ऊष्मा नियत रहता है। ध्वनि तरंगों के गमन में वायु से या रुद्धोष में परिवर्तन, जिसमें तापमान तो नियत रहता है लेकिन ऊष्मा नियत नहीं रहता है। समझिए जरा, माध्यम के ताप परिवर्तन से, माध्यम के यदि ताप परिवर्तन से ध्वनि तरंगों का तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य बदलता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि ताप परिवर्तन से क्या ध्वनि तरंग का बदलता है तरंगदैर्घ्य? तो यस, बदल जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों के चाल की बात करें तो रूट अंडर गामा पी बाई डी होता है। नेक्स्ट है, तापमान के परिवर्तन से मध्य में ध्वनि के गमन में आवृत्ति, गौर से सुने, आवृत्ति, प्रबलता, आयाम नियत रहता है, केवल ध्वनि की चाल बदलती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है? तापमान के परिवर्तन से, तापमान में परिवर्तन से माध्यम में ध्वनि के गमन में आवृत्ति, प्रबलता, आयाम नियत रहता है, केवल ध्वनि की चाल बदलती है। ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य का समानुपाती होता है। चाल जो है तरंगदैर्घ्य के समानुपाती है। ध्वनि का चाल तरंगदैर्घ्य लैम्डा, यह है मतलब समानुपाती होता है। ध्वनि की चाल आईसी तापमान को बढ़ने पर लगभग, आईसी ने 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर लगभग 0.61 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से बढ़ जाती है। यहाँ लिखा था 1 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि की चाल परम ताप के वर्गमूल का समानुपाती भी होता है, भी प्रोपोर्शनल रूट अंडर टी। पढ़ेंगे जरा, जल में मोटर बोट, जल में मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंगे अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है। जल के ऊपरी परत पर अनुप्रस्थ तरंगे चल रही होती है और जल के भीतर अनुदैर्घ्य तरंगे गुजर रही होती है, दोनों एक साथ। निम्न स्थिति में दोनों तरंगे उत्पन्न होती है। गौर से सुनते रहिएगा। पहला है, सितार के तार को छेड़ने पर तार के अनुप्रस्थ तरंगे, जबकि वायु में अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होती है। लेरिक्स के कंपन में अनुप्रस्थ तरंग, जबकि बाहर आवाज के रूप में अनुदैर्घ्य तरंग होती है। नदी पर बम विस्फोट की स्थिति में सतह पर अनुप्रस्थ तरंगे, जल तल के भीतर अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न होती है। ये सब चीज़ समझ सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए। व्यतिकरण की घटना अनुप्रस्थ है, व्यतिकरण की घटना अनुप्रस्थ है और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगों में होते हैं। व्यतिकरण की घटना में दो तरंगों के अध्यारोपण के कारण तीव्रता के पुनर्वितरण में तीव्रता के अधिकतम और न्यूनतम होने की घटना होती है, जिसे तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए। व्यतिकरण की घटना में दो तरंगों के अध्यारोपण के कारण तीव्रता के पुनर्वितरण से तीव्रता से अधिकतम और न्यूनतम होने की घटना होती है, जिसे तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? पढ़ते हैं। दोनों तरंगों के मध्य नियत कालांतर होनी चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होनी चाहिए। दोनों तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापन एक ही सरल रेखा में होनी चाहिए। व्यतिकरण की घटना में दोनों तरंगों के ऊर्जा का योग सदैव संरक्षित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विस्पंद की उत्पत्ति, क्या चीज़ का? विस्पंद की उत्पत्ति ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण के कारण होता है। व्यतिकरण एवं विस्पंद दोनों ही तरंगों के अधिरोपण के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, फिर भी इनमें भिन्नता भी है। विस्पंदों की उत्पत्ति भिन्न भिन्न आवृत्तियों की दो ध्वनि तरंगों के परस्पर व्यतिकरण के फलस्वरूप होता है। इसमें श्रोता के प्रति सेकंड सुनाई देने वाले आवृत्ति में अंतर ही विस्पंदन आवृत्ति होती है। विस्पंदन आवृत्ति इक्वल टू N1 लगभग N2 के बराबर हो जाता है। N1 N2 ध्वनि स्रोत की पृथक आवृत्ति है। विस्पंदनों के निम्न अनुप्रयोग है: स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करना, वाद्य यंत्रों का समय स्वर करना, खानों में हानिकारक गैसों का पता लगाना। पॉइंट है कि उन ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण के कारण विस्पंद उत्पन्न होती है, जिसकी आवृत्ति और आयाम दोनों भिन्न हो जाती है। विस्पंद के कारण आवश्यक शर्तें: आवृत्ति भिन्न होना चाहिए, आयाम के कुछ भिन्नता अवश्य होना चाहिए, ध्वनि की तीव्रता समय के साथ बदलती रहनी चाहिए, ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में अधिकतम और न्यूनतम होनी चाहिए, कालांतर समय बदलते रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ इसका कंडीशन कह रहा है कि होनी चाहिए। कह रहा है ध्वनि की चाल निम्न से प्रभावित होती है। ध्वनि की चाल क्या चीज़ से प्रभावित? पहला है, तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, और वायु की गति के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु की गति बढ़ा
तो ध्वनि की चाल बढ़ गया। आर्द्रता में बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ रहा है अवरक्त तरंगदैर्घ्य, जिसको वेवलेंथ होती है 10⁻⁴ सेमी द्वारा प्रदर्शित होती है अवरक्त तरंगों को। अवरक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 0.78 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर तक होता है। यह तरंग माध्यम से गर्मी उत्पन्न करता है। इस तरंग की खोज जो है विलियम हर्शेल ने किया था। इस तरंग का उपयोग कुहासे में, फोटोग्राफी में, रोगियों के सेकाई में, अंधेरे में देखने में और टीवी रिमोट कंट्रोल में होता है इसका प्रयोग अवरक्त प्रकाश का। यह दर्शाने के लिए कि सरल लोलक आवर्त गति कर रहा है, यह मानना आवश्यक है कि सरल लोलक के दोलन का आयाम कम होता है। दोलन का आयाम कम होने पर पेंडुलम सरल आवर्त गति नियम का पालन करने लगता है। सरल लोलक का आवर्तकाल T=2π√L/g होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सरल लोलक का आवर्तकाल जो है लोलक की लंबाई एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। सरल आवर्त गति के कण अपने माध्यम में स्थिति के आगे पीछे दोलन करते हैं। इससे लगने वाले प्रत्यायन बल उत्पन्न विस्थापन का समानुपाती होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान के स्वतंत्र रहता है। गति कण कोणीय विस्थापन के लिए सरल आवर्त गति होती है। कह रहा है एक पिंड द्रव में तैर रहा है। पिंड एवं द्रव दोनों के घनत्व समान है। यदि पिंड को थोड़ा सा दबाकर छोड़ा जाए तो यह जब पिंड को छोड़ देगा तो पुनः पूर्व स्थिति में आएगी। जब दोनों पिंड का घनत्व समान है तो वह समान अवस्था में रहेगा। अधिक घनत्व वाले वस्तु में कम घनत्व वाले वस्तु तैरता है। अधिक घनत्व में कम वाले तैर जाएगा। द्रव तल द्वारा लंबवत वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल उत्प्लावन बल कहलाते हैं। ये तो सब जानते हैं। उत्प्लावन बल बराबर VPG, वस्तु के डूबे भाग का आयतन गुना घनत्व गुने गुरुत्वीय त्वरण। कह रहा है एक सितार के तार में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। जब एक सितार के तार को छेड़ते हैं तब तार में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंगें ऐसे चलती हैं। अनुदैर्घ्य तरंग माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं अर्थात यह माध्यम के समांतर गमन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग संपीड़न और विदलन के रूप में गमन करते हैं। ये जो मैं बताया हूँ अनुप्रस्थ का बताया हूँ। अनुदैर्घ्य आगे पीछे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अनुदैर्घ्य तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में संचरित होती है। अनुप्रस्थ तरंग माध्यम के कण संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करती है, ऊपर नीचे। अनुप्रस्थ तरंग भृंग, श्रृंग और गर्त के रूप में आती है। यह है श्रृंग और ये गर्त, इसके रूप में चलती है। सितार की डोरी या वायलिन की डोरी को कंपन, तबला तरंग या ढोलक की झिल्ली में कंपन, जल के सतह पर उत्पन्न तरंग एवं निर्वात या गैस में तरंग का, ये सभी अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। जब किसी ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है, जब श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति श्रोता की आवृत्ति से भिन्न होती है, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाली इस परिवर्तन घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। पहला कहता है डॉपलर प्रभाव के लागू न होने की स्थितियाँ, जब स्रोत एवं श्रोता दोनों विराम में हो, जब सिर्फ मध्यमान गतिमान हो, जब श्रोता एवं श्रोता पर परस्पर लंबवत दिशा में गतिमान हो, यदि स्रोत या श्रोता का वेग ध्वनि के वेग के बराबर या उससे अधिक हो जाए, जब श्रोता या स्रोत के इस प्रकार गतिमान हो कि इसके बीच की दूरी नियत हो जाए, तो फिर डॉपलर प्रभाव नहीं काम करेगा। और भी कुछ पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं। किसी सरल लोलक की मध्य स्थिति से मध्यम दोलन की आयाम कहते हैं। लोलक के एक पूर्ण दोलन में कुल जो विस्थापन होता है y=4 इंटू आयाम होता है। एक दोलन में लगे कुल समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवृत्ति कहलाता है। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है। नेक्स्ट है किसी ध्वनि का पिच आयाम व आवृत्ति निर्भर करता है। ये समझिए जरा, ये लाइन पर इंपॉर्टेंट है, स्टार मार दे रहा हूँ। किसी ध्वनि का पिच आयाम व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व यानी पिच ध्वनि का तीक्ष्ण या पतला होने या मोटा होने का तारत्व पर निर्भर करता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि के तारत्व अधिक होने पर ध्वनि की आवृत्ति अधिक हो जाती है।
तारतम्य अधिक तो आवृत्ति अधिक, ऐसी ध्वनि पतली ध्वनि होती है। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति का समानुपाती होता है। कहा जा रहा है गैसों में ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में गमन करती है, अभी बताया हूँ। अनुदैर्घ्य तरंग माध्यम के कण का तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, अर्थात माध्यम के वे समांतर गमन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग संपीड़न और विलयन के रूप में गमन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग संचरण के माध्यम के प्रत्यास्था गुणांक का होना आवश्यक है। अनुप्रस्थ तरंग ध्रुवित नहीं की जा सकती। अनुप्रस्थ तरंग द्वारा किसी भी चीज़ का ध्रुवन नहीं होता, खुद भी वो ध्रुवित नहीं होती है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव में नहीं बदलता है। 100 डेसिबल तीव्रता स्तर की ध्वनि की मनुष्य की कानों के लिए हानिकारक हो जाती है। 80 डेसिबल कष्टप्रद होता है। 90 डेसिबल श्रवण क्षय हो जाती है। और 95 जो होते हैं जी मिचलना एवं उल्टी होने लग सकता है। 130 से 35 में मर जाना या विक्षिप्त हो जाना, बेहोश होकर गिर जाना, इतना साउंड से प्रॉब्लम आ सकती है। ये सब चीज़ याद रखिए। ये सब पॉइंट कह रहा है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की जो कुल ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। सरल आवर्त गति करते हुए कण की 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है। पहला कहता है गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। ये सारी बात तो फार्मूला है, नीचे आइए। पीतल में ध्वनि सबसे तीव्र गति कर सकती है विकल्प के हिसाब से। ध्वनि की चाल, गौर से सुनिए, चाल गैसों के घनत्व के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तो डायग्राम पहले भी बताया हूँ कि कहाँ पे किसका है। करा किसी ध्वनि की मधुरता आवर्तित या नियमितता पर निर्भर करती है। आवर्तित एवं नियमितता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि तीव्रता यानी इंटेंसिटी, वह ध्वनि गुण जिसके कारण ध्वनि तीव्र या मंद सुनाई देती है। जिस ध्वनि की प्रभाव जितना अधिक होता है उसकी तीव्रता उतनी अधिक हो जाती है। तारतम्य ध्वनि का तीक्ष्ण या पतला होना या मोटा होना तारतम्य पर निर्भर करता है। ध्वनि की गुणवत्ता के कारण ही गायक की आवाज़ से उसकी पहचान, वाद्य यंत्र की ध्वनि से उसकी पहचान एवं व्यक्ति की आवाज़ से उसकी पहचान हम लोग कर सकते हैं। ये क्या होती है? ध्वनि की गुणता के कारण, ये सारी गुण के कारण ही। वायु पदार्थ भरने पर ऑर्गन पाइप की स्पीच अधिकतम होता है। वह खोखली नली जिसमें वायु भरी रहती है, जिसमें भरी वायु को कंपित कराकर उसे ध्वनि की उत्पन्न की जाती है, उसे ऑर्गन पाइप कहते हैं। ऑर्गन पाइप नहीं होता है ऐसे ऐसे जो रहता है, आगे इतना बड़ा ऐसे लगा रहता है और यहाँ एक फूंक मारने वाला रहता है। फूंक मारने से ये इसमें हवा जाता है और ये जो सामने लगा रहता है इससे आवाज़ निकलती है। बंद ऑर्गन पाइप में एक सिरा बंद तथा दूसरा सिरा खुला रहता है। खुले ऑर्गन में दोनों सिरे खुले होते हैं। बंद ऑर्गन पाइप में प्रथम सनादि V/4L होता है। बंद ऑर्गन पाइप में केवल विषम सनादि उत्पन्न होते हैं। खुले ऑर्गन पाइप में बंद सनादि उत्पन्न होते हैं। करा है इसमें विषम एवं सम दोनों सनादि उत्पन्न होते हैं। माइक्रोवेव ओवन के कार्य करने में पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण शामिल होता है। सूक्ष्म या माइक्रो तरंग के स्रोत विशेष प्रकार की इलेक्ट्रॉन नलिकाएं जैसे मैग्नेट्रॉन तथा क्लाइस्ट्रॉन हैं। सूक्ष्म या माइक्रो तरंग का उपयोग कृत्रिम भू उपग्रह के द्वारा संचार प्रणाली में और कहाँ पे होता है? रडार स्रोत में, टेलीविज़न संचार में, माइक्रो ओवन में किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में ये तरंगे उन्हीं खाद्य पदार्थों को गर्म करते हैं जिसमें जल की मात्रा होती है। गर्त बिंदु न्यूनतम विस्थापन का बिंदु होता है। अनुप्रस्थ तरंग में, ये इसको समझिए ज़रा, अनुप्रस्थ का ही है। अनुप्रस्थ तरंग में तरंग श्रृंग जिसको क्रेस्ट बोलते हैं और गर्त यानी टफ के रूप में माध्यम के लंबवत गमन करती है। देखिए ये है आपको श्रृंग और ये है गर्त, चल रही है, देख सकते हैं। इसका एग्जांपल दिया है। जब भी हम बोल रहे थे उतना देर से मध्यम मान, तो मध्यम मान इसको बोला जाता है और न्यूनतम नीचे बोलते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग में तरंग माध्यम के समानांतर संपीड़न या विरलन के रूप में चलता है, आगे पीछे करके। नेक्स्ट टॉपिक है जो थोड़ा सा बचा है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। ध्रुवन एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है जिसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम प्रत्यास्था गुणांक का होना आवश्यक है। ध्वनि तरंग विवर्तन, जब ध्वनि तरंगे अवरोधों के किनारों से मुड़ जाते हैं तो इसे ध्वनि का विवर्तन कहा जाता है। पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती है जिसकी आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक हो जाती है। मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 किलोहर्ट्ज तक होती है, या कभी कभी इसी को लिख देता है 20,000 हर्ट्ज भी लिख देता है। कहता है 20 हर्ट्ज के कम आवृत्ति को ध्वनि तरंगे के अपश्रव्य कहते हैं। पराश्रव्य तरंगे को कुत्ता, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। तो
ये जो पूरा थ्योरी था इस चैप्टर का कंप्लीट यहाँ पे हुआ। कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये सारे बुक में अभी बहुत सारा बचा हुआ है। अभी केमिस्ट्री स्टार्ट होगा बहुत जल्द, उसके बाद बायोलॉजी, सारे चीज़ कंप्लीट कराऊंगा। और विश्वास करें बेहतरीन क्लासेज हैं, एग्जाम में एक सीट आपको दिला के रहेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।